नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपने सेकंड पार्ट का जो टॉपिक है कंपनी का फैलता साम्राज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक व्यापारी कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उसने धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो पहला जो है कंपनी का फैलता शासन। कंपनी का फैलता शासन। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका भारत में प्लासी युद्ध जो 1757 में हुआ था, उसके बाद यहाँ शासन स्थापित हुआ और कंपनी ने भारत में 100 वर्ष तक शासन किया। 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक ये किसका शासन था भारत में? ये कंपनी का शासन था। किसका शासन था? कंपनी का शासन। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह की जब जांच हुई कि इतना बड़ा एक साथ कंपनी के खिलाफ विद्रोह क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, तो ब्रिटिश सरकार ने जब इसकी जांच करवाई तो इसमें पता चला कि ब्रिटिश सरकार ने ये माना कि जो कंपनी सरकार है भारत में, जो कंपनी शासन है, उसकी नीतियां कुछ ऐसी हैं और उन नीतियों के कारण, अब नीतियां कैसी हैं वो आगे इस पाठ में आएगा, आपको बताएंगे। तो कंपनी की नीतियों के कारण भारत में इतना बड़ा 1857 जैसा विप्लव विद्रोह है अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। ये तो अंग्रेजों की कूटनीति थी कि उसने विद्रोह को दबा दिया। कुछ भारतीय देशी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे पंजाब की सिख सेना है, नेपाल की गोरखा सेना है। ये कुछ सेनाएं ऐसी थी जिसने क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया। अगर अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो भारत से अंग्रेजों के पांव उस समय उखड़ जाते थे। तो कुछ कंपनी की जो नीतियां थी, उसके बाद 1757 के बाद 1858 के से कंपनी का साम्राज्य भारत से समाप्त हो गया और कंपनी की जगह शासन किसका आ गया? ब्रिटिश सरकार का। यानी अब भारत में जो भी कानून बनकर के आते थे वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन की संसद में पारित होकर के भारत के लिए कानून बनकर के आते थे। अब प्रशासन भारत का ब्रिटेन की संसद द्वारा या ब्रिटेन का जो राजा था उसकी देखरेख में चलता था। तो कंपनी का शासन भारत में कितने वर्ष रहा? 100 वर्ष तक कंपनी का शासन रहा और 90 वर्ष तक ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन किया था। तो भारत का जो अंग्रेजी शासन था उसके 2 दौर थे। कितने दौर हो गए? 2 दौर। पहला कंपनी शासन और दूसरा है ब्रिटिश शासन। तो अपन बात कर रहे हैं कंपनी शासन की। देखो, कंपनी जो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा, उसके बाद उसने भारत के एक एक करके राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि कंपनी ने कभी भी किसी भी राजा के साथ, किसी भी रियासत के साथ सीधा युद्ध नहीं किया। वो अपना राजनीतिक स्वार्थ भी चाहते थे, अपना व्यवसायिक स्वार्थ भी चाहते थे, अपना आर्थिक लाभ भी चाहते थे, लेकिन वो सीधे भारतीयों के साथ युद्ध नहीं किया। जैसे मैंने आपको प्लासी युद्ध के बारे में बताया, तो प्लासी युद्ध में भी जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसका सेनापति जिसको उन्होंने अपनी तरफ ही मिला लिया। तो इस तरह से ये थी अंग्रेजों की कूटनीति। इस कूटनीति के कारण ही एक एक करके भारत की सभी रियासतों को उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। 57 के बाद जो युद्ध हुआ 1764 का, जिसको अपन बक्सर का युद्ध कहते हैं, देखो इस बक्सर के युद्ध में भी एक तरफ अंग्रेजों की या कंपनी सेना थी,
या जो भारत के देशी राजा कंपनी के जो मित्र थे उनकी सेना थी, और दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम, ये तीनों थे। इन तीनों की संयुक्त सेना को कंपनी सेना ने पराजित कर दिया। अब इसके साथ ही बक्सर के बाद कंपनी को बंगाल और अवध की दीवानी भी मिल गई, यानी वहाँ भी राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी को मिल गया। तो इस तरह कंपनी ने धीरे धीरे करके उन रियासतों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, और नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो भी कंपनी होती, देशी रियासत होती थी, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण न करके, सीधा नियंत्रण न करके धीरे धीरे उस रियासत पर कब्जा करते थे। जैसे पहले इन रियासतों में उन्होंने अपने रेजिडेंट नियुक्त किए। रेजिडेंट, अब ये रेजिडेंट क्या होता है? देखो, रेजिडेंट एक अधिकारी था। रेजिडेंट कौन था? एक अधिकारी था जो किसी भी रियासत में नियुक्त होता, वहाँ कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? रेजिडेंट की होती थी। कि कोई भी राजा है या रियासत का शासक है, वो कोई ऐसा कार्य न करे जिससे कंपनी को राजनीतिक और आर्थिक नुकसान हो। ये रियासत के अंदर नियुक्त होता था। रेजिडेंट था, वो रियासत के अंदर ही नियुक्त होता था। तो वहाँ का राजा था, वो अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र रच रहा है कंपनी के सरकार खिलाफ, तो रेजिडेंट उसकी सूचना कंपनी सरकार को देता था, और कंपनी उस षड्यंत्र को असफल करने के लिए कोई सैनिक कार्रवाई करना या राजा पर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाती थी। तो ये हर जो रियासतें थी, उन रियासतों में अंग्रेज अपने रेजिडेंट नियुक्त कर देते थे। तो रेजिडेंट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको कॉपी के अंदर लिखने के लिए व्हाट्सएप पर भेज भी दूंगा, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए देशी रियासतों में तैनात या नियुक्त अधिकारी अंग्रेज अधिकारी होता था। देशी रियासतों में अंग्रेजों के राजनीतिक और व्यावसायिक या व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए तैनात होता था। अब रेजिडेंट का काम था कि राजा रियासत में किस प्रकार के कानून बना रहा है, या रियासत का राजा कौन होगा, ये भी धीरे धीरे जो जो समय बीतता गया रेजिडेंट ताकतवर होते गए, और रियासत के किसी राजा की मान लो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, राजा रियासत का शासक शासन करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसकी जगह शासन की बागडोर किसके हाथ में जाएगी, या शासन की देखरेख ही कौन करेगा, ये भी तय करने का अधिकार किसके पास था? रेजिडेंट के पास था। रेजिडेंट ही तय करता था कि अब रियासत का मालिक कौन होगा। तो ये तो होता था रेजिडेंट। अब इस टॉपिक में एक चीज और आएगी, उसका नाम है सहायक संधि। क्या है? सहायक संधि। अब एक तो देखो ये सहायक संधि क्या होती है, और भारत में सहायक संधि किसने लागू की थी? तो अंग्रेज या ब्रिटिश कंपनी का एक गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। जो 1798 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1798 ईस्वी में भारत आया था, और 1805 तक भारत रहा। 1805 ईस्वी तक ये भारत में रहा। तो सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने
प्रश्न आता है कि इस भारत में सहायक संधि का जनक कौन था? तो सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली था। अब देखो ये सहायक संधि क्या होती है, ये सहायक संधि की शर्तें क्या होती हैं। इसमें कुछ शर्तें थी। अंग्रेज दूसरी रियासतों के साथ जिन पर उनका जैसे बंगाल बिहार की तरह से पूर्ण प्रभुत्व जिन रियासतों पर नहीं था, उन रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक तो वो अपना रेजिडेंट नियुक्त कर देते थे, दूसरा उन रियासतों के साथ ही सहायक संधि कर लेते थे। अब सहायक संधि की में क्या थी, शर्त क्या थी? सहायक संधि में यह शर्त थी कि अगर कोई देशी रियासत का शासक अंग्रेजों से सहायक संधि कर लेता है तो उसके पश्चात उस रियासत की बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी सरकार की हो जाएगी। यानी राजा है वो अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रखेगा, बल्कि वहां जो सेना होगी वो किसकी होगी? अंग्रेज कंपनी की होगी। सेना किसकी होगी? ब्रिटिश कंपनी की सेना होगी। अब सेना का खर्चा कौन वहन करेगा? उसका पूरा का पूरा खर्चा देशी रियासत का शासक वहन करेगा। अगर मान लो कोई राजा है वो कमजोर है, संधि तो उसने कर ली दबाव में आकर के, लेकिन सेना का खर्चा वहन नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में राजा को या बादशाह को या नवाब को, जो भी शासक है कंपनी रियासत का, उसको अपनी जागीर कंपनी को देनी पड़ेगी। यानी अपने राज्य का एक हिस्सा कंपनी को देना पड़ेगा। कंपनी तय करेगी कि भाई सेना का इतना खर्चा आप उठा नहीं पाए, तो इतने खर्चे के बदले आप इतनी जागीर कंपनी को दे दो। तो ये देखो अंग्रेजों की किस प्रकार की नीति थी। बिना युद्ध किए रियासतों पर अंग्रेज कब्जा कर रहे थे। तो ये जो सहायक संधि थी, ये राजाओं के लिए, देशी शासकों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। यानी उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गई। राजा सहायक संधि के बाद कोई भी निर्णय बिना अंग्रेजों की अनुमति के, बिना अंग्रेजों से सलाह करे कोई भी निर्णय नहीं ले सकता था। जैसे मान लो कोई राजा है, दूसरी रियासत के साथ, दूसरे राज्य के साथ अगर कोई संधि करना चाहता है, कोई समझौता करना चाहता है, तो उसके लिए भी उसे अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो सहायक संधि से एक प्रकार की से देशी शासकों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि किस संधि के तहत देशी शासकों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी? तो कौन सी संधि के तहत? सहायक संधि के तहत। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने, जो 1798 से 1805 तक ईस्वी तक भारत में गवर्नर के पद पर रहा था। इसके काल में बहुत सारे देशी राज्य थे जिन्होंने अपनी जागीरें खो दी थी। यानी वो सेना का खर्चा नहीं उठा पाए। खर्चा नहीं उठाने के कारण उसकी जागीर के ऊपर कंपनी का अधिकार हो गया। ये संधि की शर्तों में था कि अगर कंपनी की सेना का खर्चा देशी रियासत का शासक वहन नहीं कर पाएगा तो देशी रियासत की जो जागीर है उसके ऊपर कंपनी का अधिकार हो जाएगा। अब उस पर कब्जा कर लेते। अब उसको छुड़ाने के लिए राजा के पास कोई सेना भी नहीं थी, क्योंकि ये भी शर्त थी सहायक संधि के द्वारा कि देशी राजा अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रखेगा। क्योंकि सेना की जो जहां पर सवाल है, तो अंग्रेजों ने कह दिया कि किसी भी रियासत के बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी। जो कंपनी की सेना है
वो आपकी हिफाजत करेगी। कोई भी रियासत है वो आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगी। अगर करती है तो उससे युद्ध करने का काम कंपनी सेना करेगी। एक तो ये शर्त थी। दूसरी, बिना अनुमति के किसी दूसरे राज्य के साथ न तो संधि कर सकता था और न ही समझौता कर सकता था। अब इसके बदले, इन सब के बदले कंपनी की जो सेना थी उसका खर्चा, पूरा का पूरा खर्चा देशी रियासत के शासक को वहन करना पड़ता था। तो इस प्रकार से सहायक संधि के कारण कंपनी की जो स्वतंत्रता थी वो लगभग स्वतंत्र हो गई। और दूसरा, इसमें जो रेजिडेंट का मैंने आपको बता दिया, ये भी सहायक संधि के तहत था कि अंग्रेज अधिकारी रियासत के अंदर तैनात होगा, जो कंपनी के गवर्नर को राज्य के आंतरिक मामलों की रिपोर्ट करता रहेगा। जैसे आजकल राज्यपाल वगैरह होते हैं राज्यों के अंदर, जो केंद्र सरकार को उस राज्य की रिपोर्ट देते हैं, उसी प्रकार ये रेजिडेंट करते थे। ऐसा काम ही रेजिडेंटों का था। यानी एक प्रकार से रेजिडेंट राजा के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखता था। इसका काम क्या था? राजा पर नियंत्रण रखना, ताकि राजा स्वतंत्र होकर के कोई शासन न करे, न कोई स्वतंत्र रूप से अपनी सेना रखे, न कोई अपनी शक्ति को बढ़ाए। यानी ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे राजा का मान सम्मान, राजा का कद, राजा की ताकतें बढ़े। ऐसा नहीं चाहते थे अंग्रेज तो ये चाहते थे कि राजा है वो कमज़ोर हो जाए और वहाँ की प्रजा है वो खुद ही राजा के खिलाफ विद्रोह कर दे। अगर प्रजा राजा के खिलाफ विद्रोह कर देगी तो अंग्रेज़ों को उस राज्य पर अधिकार करने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से कंपनी ने भारत में अपने शासन की स्थापना की। 100 वर्षों के काल में धीरे धीरे करके बिना युद्ध किए कंपनी ने भारत के अधिकतर राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। ये एक तो रेजिडेंटों के माध्यम से, दूसरा सहायक संधि के माध्यम से। तो इसमें जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, लिखने वाली कॉपी के अंदर जो चीज़ है वो मैं व्हाट्सएप पर आपको डाल देता हूँ। उसमें से आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और इनको याद कर लेना अच्छी तरह से। दिनांक लगा करके, आज की दिनांक लगाना, आज का काम करते हो तो आज की दिनांक लगाओ। जिस तारीख को जो काम दिया जाता है वही दिनांक लगाओ। काम साफ सुथरा होना चाहिए। आपको कॉपी चेक करने के लिए कहते हैं, आप कॉपी चेक नहीं करवाते हो। कॉपी समय पर चेक होनी चाहिए। अगर चेक नहीं होगी तो आपको ऑनलाइन क्लासेस से हटा दिया जाएगा। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। पहले पार्ट के 10 बच्चों की कॉपी चेक हुई है, बाकी हुई नहीं है। दूसरे पार्ट के लिए कॉपी भी मैंने आपको कहा था कि जितना काम हो गया, 2-3 दिन की आपकी छुट्टियाँ थी तो छुट्टियों में भी आपने कॉपी चेक नहीं करवाई। तो अब आप कॉपियों का भी ध्यान रखें। जितना आपको पढ़ा देते हैं उसको अच्छी तरह से याद भी करें। 2 पाठ होने के बाद मैं आपको एक दिन टेस्ट भी लूँगा ऑनलाइन। अब उसमें आप क्या लिखते हैं, क्या याद करते हैं, कुछ चीज़ें जो नहीं लिखाई हैं मैंने आपको मौखिकली बताई हैं, वो चीज़ें भी मैं आपसे टेस्टों में पूछूंगा। देखते हैं आप टेस्टों में कितना याद करते हो, कितना नहीं करते हो, घर पर कैसे पढ़ते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कठिन समय चल रहा है, उसमें अपनी सावधानी ज़रूर बरतें, दूसरों को भी बताएं। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से वंचित हैं उनको आप बताएं, ताकि वो फ़ोन करके अपने व्हाट्सएप नंबर हैं उनको जुड़वा लें अंसार जी से और ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाई करना शुरू कर दें। कोई भी अगर बच्चा बच गया किसी भी क्लास का, 8वीं की चल रहा है, 9वीं का चल रहा है, 10वीं का चल रहा है, 12वीं का चल रहा है, उनमें से अगर कोई बच्चा बच गया, छोटी क्लासों का भी अभी शुरू कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इन बातों का आप ध्यान रखना। कोई समस्या हो तो आप ज़रूर पूछना। पूछते नहीं हो, ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। जो भी समस्या है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप संबंधित अध्यापक से ज़रूर पूछें। SST इतिहास का मैं आपको लिखा रहा हूँ और कुछ ज्योग्राफी की चीज़ें हैं 3 दिन, वो अशोक जी हैं वो आपको देते हैं, तो उनको भी आप लिखा करो। धन्यवाद।